खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। नहीं भाई, आप आर्यन को किडनैप नहीं करेंगे, वो सुर्ख आंखों से उसे देखकर बोली। तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी करूं मेरी गुड़िया? आप उस लड़की को किडनैप करेंगे ताकि वो आर्यन से बहुत दूर हो जाए, इतना कि दोबारा कभी उसे देख ना सके। और मैं आर्यन की जिंदगी में आऊंगी, उसका हर दुख दर्द बांटने में उसकी मोहब्बत बनूंगी भाई। उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। उसकी आंखों में अजीब वहशत थी। जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, बस कभी खुद को नुकसान मत पहुंचाना, अपने भाई से दूर मत हो जाना। उसने एरा का चेहरा हाथों के प्याले में लिया। उसका लहजा भीगा हुआ था। एरा ने उसके कंधे पर सर टिकाया। तो एंगेजमेंट का प्लान कब है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एंगेजमेंट नहीं, निकाह करना है। जायशा की बात पर आर्यन समेत सब चौंक उठे। क्या निकाह? इतनी जल्दी और अचानक? महावीरा ने हैरत से कहा। महा निकाह ही तो कर रहे हैं, रुखसती जब बच्चों की मर्जी होगी तब कर लेंगे, आहिल ने कहा। महावीरा और बिलाल बेयकीनी से उन्हें देख रहे थे। न जाने उस गैर लड़के पर जायशा और आहिल इतना भरोसा कैसे कर रहे थे। लीजा के लिए भी ये बात शौक से कम न थी। इरहाम को घर ले आना फिर अचानक निकाह की बात करना उसे बहुत अजीब लग रहा था, वरना उसकी मामा तो लीजा और ईशा के मामले में शुरू से ही बहुत पोसेसिव और केयरिंग रही थी। आहिल, क्या हम बड़े अकेले में बात कर सकते हैं? बिलाल ने कहा। हाँ क्यों नहीं। अच्छा बेटा लीजा, तुम आर्यन को कंपनी दो और इरहाम तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, आहिल ने कहा। इरहाम अपने रूम में चला गया और लीजा आर्यन के साथ लॉन में आई। आहिल, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कौन है ये लड़का और उसे घर भी ले आए? अब अचानक निकाह की बात? अगर बात में मालूम हुआ कि लड़का ठीक नहीं तो? बिलाल हैरत से बोला। बिलाल, परेशान क्यों होते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम अपनी बेटी ऐसे ही किसी आरे गारे को दे देंगे? आहिल वन साइडेड मुस्कुराया। तो फिर खुल के बताएं भाई, हमारी क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है। महा बोली। यार ये तो मुझे यही रुकने का बोल रहे हैं, और पता नहीं फारिस मुझे अपने घर तक कब लेकर जाएगा। उमर ने मोबाइल कान को लगाए दानिश से कहा। कुछ दिन सब्र करो और कुछ ऐसा करो कि उसे तुम पे ट्रस्ट हो जाए, तभी वो तुम्हें अपने घर लेकर जाएगा। परसों से वो एक बार भी नहीं यहाँ आया। अब मैं ऐसा क्या करूं? जब कुछ मौका हाथ लगेगा फिर ही कुछ करूंगा ना। और यहाँ सब कैसा है? यहाँ कुछ खास काम नहीं है, न जाने उसके कितने और ठिकाने हैं जहाँ काम चल रहा है उसका। उमर ने सामने लगी विंडो में देखा कि फारिस का आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है। जी जी अब्बा जान, इस बार आपको बहुत सारे पैसे भेजूंगा, घर का सब खर्च पूरा करूंगा, आप फिक्र ही ना करो। दानिश को मालूम हो चुका था कोई है, तभी वो ऐसा बोल रहा है। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ओके अब्बा जान, अल्लाह हाफिज, अम्मा की दवाई भी इस बार लेता आऊंगा, ठीक है। उसने कॉल बंद की लेकिन रुख नहीं मोड़ा। कुछ देर बाद वो आदमी दबे कदमों वापस मुड़ गया। अलाया आज जल्दी ही घर आ गई थी। घर किसी को ना पाकर वो परेशान हुई। उसने महावीरा को कॉल करके पूछा तो उसने बताया वो सब आयल के घर हैं और कुछ देर तक वापस आते हैं। वो अपने रूम में जाकर सो गई। फारिस का आदमी जो कि शाम को आर्यन के घर के पास आया, उसका मकसद अलाया को किडनैप करना था। पिछले 2 घंटों से पहरा देने के बाद भी घर से किसी परिंदे ने भी पर ना मारा। रात के 9 बजे डिनर करके वो सब आहिल के घर निकले थे। जैसे ही उनकी गाड़ी घर के करीब आई तो फारिस का आदमी अलर्ट हुआ, लेकिन उनमें से तो उसे छोटे बालों वाली और गोल चश्मे वाली लड़की तो दिखी ही नहीं थी। उसने सुबह फिर से आने का प्लान बनाया और फिलहाल के लिए अपनी मंजिल को वापस मुड़ गया। रात के 12 बजे लीजा को प्यास लगी तो उसने साइड टेबल पर पानी का जग उठाया। उफ, ये तो खाली है। एक तो आजकल की मेड्स भी ना जब तक कहो ना काम नहीं करती। वो आंखों को मसलती हुई उठी और चप्पल में पांव घुसाए। लॉन्ज में मलजा सा अंधेरा था। वो ध्यान से चलती हुई किचन में आई और स्विच बोर्ड पर हाथ रखा जब किसी का लम्स उसे झंझना गया। इससे पहले कि वो चिल्लाती, एक मजबूत हाथ ने उसके नर्म होंठों को दबा दिया। वो आंखें बाड़े उस शख्स को देखना चाहती थी मगर अंधेरे की वजह से नाकाम रही। लीजा का रुका हुआ सांस वो महसूस कर सकता था। उसने आस्तगी से उसके होंठों को आजाद किया तो वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। इरहाम, उसने लंबा सांस भरते हुए उसका नाम पुकारा। कुछ मत कहो।
उसने लीजा के होंठों पर शहादत की उंगली रखी। मैं कब से तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला। वो सरगोशी से बात कर रहा था। इन दोनों के अलावा यहाँ सिर्फ अंधेरा था। रात के इस वक्त नहीं, सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी करनी है। उसने उसके कान में सरगोशी की। क्या बात? वो हिचकिचाई। तो बात शुरू करता हूँ। पहले दिन से जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी मगरूर आंखें। उसने लीजा की आंखों पे हाथ रखा जिससे वो आंखें मौन गई। तुम्हारी चिड़चिड़ी नाक। उसकी नाक की नोक पे उंगली रखे शायद वो मुस्कुराया था। उसके लम्स से लीजा की सांसें तेज होती जा रही थी। इरहाम ऐसे तो पहले कभी ना बोला था। तुम्हारे बाल। उसने अंधेरे में उसके बालों को कान के पीछे धकेला। तुम्हारे सुर्ख गाल। उसने लीजा की रुखसार पे हाथ रखा। तुम्हारे। वो खामोश हुआ मगर उसका अंगूठा लीजा के होंठों पर था। उसके लम्स ने उससे शिद्दत से अपने होंठों को भींच लिया। उसकी इस हरकत पर इरहाम के होंठ मुस्कुराए। वो उसके मजीद करीब हुआ, इतना कि लीजा अब उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी और वो भी यही महसूस कर रहा था। उसकी कुर्बत का एहसास इस कदर नजदीक हो चुका था कि लीजा को लगा इन दोनों के होंठ आपस में टकरा जाएंगे। अगले पल इरहाम की पेशानी उसकी पेशानी से टकराई। लीजा ने सुकून का सांस छोड़ते हुए आंखें बंद की। उसने लीजा के एक तरफ से बालों में उंगलियां घुसाईं और उसे महसूस करने लगा। आई लव यू लीजा, आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू। धक धक धक। लीजा की धड़कनों ने शोर मचाया। इरहाम उसके एहसास में इतना गुम था कि शायद उसे खुद भी नहीं मालूम था वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। इरहाम। उसने अचानक दोनों हाथों से इरहाम को खुद से दूर धकेला। इरहाम की दबी सी सिसकी की गूंज लीजा की समात में पड़ी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी इरहाम। वो भागती हुई उसके करीब आई। वो भूल चुकी थी इरहाम का बाजू फ्रैक्चर्ड है। इरहाम, तुम ठीक हो? वो बौखला उठी। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। वो ये कहने के बाद मुस्कुराया था, लेकिन अंधेरे में लीजा को कहाँ दिखने वाला था उसका ये ड्रामा। आई एम सॉरी इरहाम, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। उसने मजीद तंग किया। मुझे ध्यान करना चाहिए था। आई एम सॉरी। लीजा की आंखों में आंसू आए। उसका लहजा रोंदा हुआ था। हे लीजा, तुम रो रही हो? जवाब में वो खामोश रही। बस उसकी सिसकियां ही उसका जवाब थी। लीजा, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं, थोड़ा सा पेन हुआ था बस। क्या? वो हैरान हुई। मुझसे बात मत करो, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो उसके दूसरे बाजू पे पंच मारने लगी। इरहाम ने हंसते हुए उसके हाथ को गिरफ्त में लिया। डू यू लव मी? वो संजीदगी से बोला। लीजा के मुंह को ब्रेक लगी। हाँ बोलो। उसकी आवाज में अजब खुमार था जो वो महसूस कर सकती थी। नो। वो गुस्से से कहती मुड़ने लगी जब उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से लगते लगते बची। तुम अपनी मोहब्बत का इजहार ना भी करो तो खैर है, क्योंकि ये काम तुम बहुत पहले कर चुकी हो। उसने उसके कान में सरगोशी की। क्या? लेकिन कब? हैरत से लीजा की आंखें फैली। जब तुम ड्रंक थी, उस रात तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो मुस्कुराया। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो इरहाम? वो परेशान हुई। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? उसने लीजा को थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। हाँ यकीन है, लेकिन क्या? मैंने और क्या किया था? वो निहायत परेशानी से बोली, जिस पर इरहाम इस रात को याद करके मुस्कुरा कर रह गया। बताऊं क्या किया था? हाँ पक्की बात है। उसने कान में सरगोशी की। इरहाम प्लीज मुझे बताओ, तब से ही बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। लीजा के होश उड़े जब इरहाम के होंठ उसे अपनी रुखसार पर महसूस हुए। वो उसकी गाल चूमकर पीछे हुआ। ये क्या किया तुमने? उसका पूरा वजूद लरज कर रह गया था। वही जो उस रात तुमने किया था। वो मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर निकल गया और वो अभी भी खड़ी दो सदमों में मुब्तला थी। एक ये कि वो इरहाम को किस कर चुकी थी, दूसरा ये कि इरहाम उसे किस कर गया था। अलाया, महावीरा उसके कमरे में दाखिल हुई। खैर तो है, आज तुम उठी नहीं, इतना टाइम हो गया। मॉम मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा है, वो कांपती हुई बोली। फीवर?
लेकिन कैसे? कल तक तो ठीक थी। माँ ने उसकी पेशानी पर उल्टे हाथ की उंगलियां रखी। कल रात एसी का टेम्परेचर ज्यादा था और मैं सो गई। मुझे ज्यादा ठंड से फीवर हो जाता है। और मेरी बच्ची, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, ठीक है? तुम अभी ठीक हो जाओगी। माँ ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। क्या हुआ माँ, परेशान दिख रही हो? माँ जैसे ही रूम में आई तो बिलाल बोला। आज वो ऑफिस की फाइल्स घर ही चेक कर रहा था। अलाया को फीवर हो गया, डॉक्टर को कॉल कर रही हूँ। अचानक कैसे? एसी के टेम्परेचर की वजह से हो गया है। अच्छा तुम ज्यादा परेशान मत हो, मामूली बुखार है, जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने माँ को तसल्ली दी। आमीन। माँ ने जैसे ही कहा डॉक्टर ने कॉल रिसीव की। खान बाबा कब ठीक होगा? ईशा कॉलेज से छुट्टी पर वापस आ रही थी जब उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। बिटिया, दुकान तो बहुत दूर है, हम साहब जी को कॉल करता है और तुमको आकर ले जाएगा। चूंकि ड्राइवर पठान था इसलिए वो अपने लहजे में बोला। पापा ने तो ऑफिस के झंझट से निकलने में बहुत देर लगा देनी है। उसने तंग आकर अपना चश्मा ऊपर किया। तो फिर हम क्या करें? तुम ही हमको बताओ। गाड़ी भी ठीक नहीं करवाने देता और बाबा को भी नहीं बुलाने देता। उफ़ो खान बाबा, आप घर से गाड़ी ठीक करके लाते ना तो अब खराब ना होती। अरे बिटिया, जब हम घर से आया था तो गाड़ी ठीक था, अभी खराब हुआ है तो ठीक भी अभी करवाएगा ना। उसकी बात पर ईशा ने सर खुजाया। मैं लिफ्ट ले लेती हूँ, आप गाड़ी ठीक करवा के ले आना घर। ना ना, ऐसा नहीं करना, साहब जी हमको नौकरी से निकाल देगा। पापा को नहीं पता चलेगा ना। उसने नाक चिढ़ाई। बिटिया, क्यों हम गरीब का नौकरी खतरे में डाल रहा है? ड्राइवर ने मस्कीन सा मुंह बनाया। ईशा अपने पास से गुजरती हुई गाड़ियों को देख रही थी। जब एक गाड़ी उसके पास से गुजरी उसे लगा उसमें वही सुपरमैन अंकल है। सुपरमैन अंकल, उसने लाउडली कहा, चूंकि वो गाड़ी अभी उनके नजदीक ही थी। उसमें बैठे शख्स ने उसकी आवाज सुनी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वो गाड़ी के पीछे भाग रही थी और उसके पीछे खान बाबा भाग रहे थे। सुपरमैन अंकल, वो चिल्लाती हुई अपनी फुल स्पीड पर थी। गाड़ी रोको, फारिस ने अपने ड्राइवर से कहा। चर्रार की आवाज से गाड़ी को ब्रेक लगी। वो हामती हुई विंडो के पास खड़ी हुई। सुपरमैन अंकल। बिटिया, खान बाबा भागते हुए उसके पीछे आ रहे थे। बूढ़ी कमजोर हड्डियां आखिर ईशा के जितना तेज तो भाग नहीं सकती थी। सुपरमैन अंकल, दरवाजा खोलें जल्दी जल्दी। लेकिन क्यों? उसने सादा सा सवाल किया, जिस पर ईशा ने उंगली से चश्मा ऊपर करके उसे देखा। फारिस ने उसकी ये हरकत काफी गौर से देखी थी। वो अंकल मुझे किडनैप कर रहे हैं। उसने फट से झूठ बोला कि फारिस डर कर दरवाजा खोलेगा और वो अंदर घुस जाएगी। फारिस ने दरवाजा तो खोला, लेकिन उसे अंदर घुसाने की बजाय खुद बाहर निकला। वो 6 फुट का लंबा चौड़ा लड़का जब उसके साथ खड़ा हुआ तो वो 4 फुट 5 इंच की लड़की गर्दन ऊपर को उठाए उसे हैरत से देख रही थी। अरे आप क्यों निकल आए? मुझे अंदर जाना था, वो माथे पर तेवरी चढ़ाए बोली। फारिस तो उसे देखता ही रह गया। अरे बिटिया, कहाँ जा रही है? साहब जी हमको नौकरी से निकाल देगा। खान बाबा घुटनों पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। फारिस ने एक आईब्रो उचकाकर ईशा की तरफ देखा। वो तो उसे किडनैपर बना रही थी। वो मुझे आपसे लिफ्ट लेनी है प्लीज। उसने बत्तीसी निकाली। लिफ्ट लेने के लिए मुझसे झूठ बोलोगी? वो संजीदा था। अरे आप डोर नहीं खोल रहे थे ना, और खान बाबा जाने नहीं दे रहे थे, इसीलिए कहा। उसने बात खत्म करने के बाद होंठों को गोल किया। कहाँ जाना है तुम्हें? घर, वो मुंह बसोरे बोली। लेकिन साहब जी हम इसको ऐसे किसी के साथ जाने नहीं दे सकता, खान बाबा बोले। लेकिन मुझे जाना है जाना है जाना है, प्लीज सुपरमैन अंकल। वो इल्तिजाइया नजरों से उसे देखने लगी। न जाने क्यों फारिस उसे इनकार न कर पाया। गाड़ी में बैठो। ये, वो खान बाबा को अंगूठा दिखाती हुई गाड़ी में बैठ गई। फारिस ने गाड़ी से ताज़ा नोटों की गट्ठी निकालकर खान बाबा की तरफ उछाली। नौकरी से निकाल दिया गया तो काम आएंगे, वो कहता हुआ गाड़ी में बैठा। थैंक यू सो मच सुपरमैन अंकल, यू नो यू आर वेरी हैंडसम, वो बत्तीसी निकालती हुई बोली। फारिस ने एक नज़र उसके क्यूट से फेस पे डाली, फिर बोला, घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ से लेफ्ट पर, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, ओके? वो खुशी से बोली। वो कहकर विंडो से बाहर देखने लगा। ईशा ने बैग से चॉकलेट निकाली। सुपरमैन अंकल, आप खाएंगे क्या? फारिस ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी चॉकलेट की तरफ देखा।
उसने नफी में सर हिलाया और फिर से विंडो के पार देखने लगा। ईशा ने कंधे उचकाए और आराम से चॉकलेट खाने लगी। चॉकलेट मेल्ट थी और गाड़ी के शेकिंग की वजह से चॉकलेट उसकी थोड़ी और रुखसारों पर लग चुकी थी। फारिस ने रुख सीधा किया। जब फ्रंट मिरर से ईशा का चेहरा देखा, उसने हैरत से फौरन ईशा की तरफ गर्दन मोड़ी। वो होंठों पर जुबान लगाती मजे से चॉकलेट खा रही थी। फारिस को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर ईशा ने उसकी तरफ देखा और आंखों से क्या का इशारा किया। फारिस ने नफी में सर हिलाया। उसे ईशा का चॉकलेट से मुंह भरा देखकर हंसी आ रही थी, जिसे वो दबाकर रह गया। सुपरमैन अंकल, क्या मेरे चिक्स पे चॉकलेट लगी है? उसने नहायत मासूमियत से पूछा। फारिस ने असबात में सर हिलाया। क्या सच्ची? एक मिनट, इसको अभी साफ करती हूँ। वो खड़ी हुई और सीट को पकड़ती हुई सामने पड़े टिश्यू के बॉक्स में से टिश्यू निकालने लगी। फारिस उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। टिश्यू निकालकर जैसे ही वो बैठने के लिए पीछे हुई, गाड़ी को एक जोरदार झटका आया और वो फारिस की गोद में जा गिरी। फारिस एकदम से साकित हुआ। ईशा मोटी मोटी आंखों को फाड़े उसे देख रही थी। फारिस की नजर अचानक उसके छोटे खूबसूरत होंठों पर पड़ी, जो चॉकलेट से कलेजी माइल हो चुके थे। आई एम सॉरी सुपरमैन अंकल। वो उंगली से चश्मे को धकेलती वापस अपनी सीट पर आई। उसे किसी किस्म की फीलिंग्स नहीं आई थी, लेकिन वो एम्बैरेस्ड थी, क्योंकि वो जानती थी जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पर रोक दें अंकल, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। ईशा की आवाज पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। ईशा बैग उठाए बाहर निकलने लगी जब फारिस बोला, इसी मुंह के साथ बाहर जाओगी क्या? ईशा ने होंठ भींचते हुए उसकी तरफ देखा और तेजी तेजी से अपना मुंह साफ करने लगी। टिश्यू बॉक्स पकड़ाओ, फारिस ने ड्राइवर से कहा। उसने ईशा को एक टिश्यू मजीद निकाल कर दिया और वो उसे पकड़े अपने फेस पे रगड़ने लगी। वो बाहर निकलने लगी जब फारिस ने एक और टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि चॉकलेट अभी भी लगी थी। मेरे पास कौन सा मिरर है, मैं तो ऐसे ही करूंगी ना क्लीन, या तो आप खुद कर दो। वो मोटी नीली आंखों से उसे देखती हुई बोली। फारिस ने एक गहरी नजर उस पर डाली, फिर खुद ही उसका फेस साफ करने लगा। वो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हुई लग रही थी। होंठों को भींचे आंखें बंद किए वो बड़े आराम से उसके सामने बैठी थी। हो गया, चलो जाओ अब। फारिस की आवाज पर उसने आंखें खोली। थैंक यू सुपरमैन अंकल। वो मुस्कुराती हुई बाहर निकली और भाग गई। बिल्कुल पागल है, वो जेरे लब कहकर मुस्कुराया।